हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 सिखाने जा रहा हूं। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। केमिकल बॉन्ड्स 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में बताया था। इनके मैग्नीट्यूड का मैं एक कंपैरेटिव रिलेशन बताया था। इसके बाद मैंने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल बताया था। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बताया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर मिस किया है तो आप जरूर देखिए। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में सिखाने जा रहा हूं। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स की कैसी प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में डिटेल बताने जा रहा हूं। तो आइए सीखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था उन साइंटिस्ट का नाम लैंगम्योर है। इन्होंने 1919 में इस बॉन्ड के बारे में बताया था। लैंगम्योर साइंटिस्ट का नाम याद रखना बहुत आसान है। लंगूर जो बंदर की प्रजाति होती है, लंगूर से लैंगम्योर हो गया। तो सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में लैंगम्योर ने 1919 के बारे में बताया था। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इस तरीके के बॉन्ड में आप देखोगे कि दो या दो से अधिक सेम या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स एक दूसरे के पास आते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन और शेयर होता है। जैसे अगर एक एलिमेंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा वाला भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, फिर दोनों शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन जो तक कंट्रीब्यूट करेगा तो दूसरा वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और ऐसी कंडीशन में इन इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाता है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा बॉन्ड जिसमें 2 या 2 से अधिक सेम या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसी को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो आइए, अगर हमको कोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन करना हुआ तो हम कहेंगे सच ए बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड इन विच 2 or more atoms of या belongs to same element or different elements ऐसे कह सकते हैं combines with each other by mutual sharing। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेंगे। बाय म्यूचुअल शेयरिंग एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। देखिए, मैंने बोला कि सच ए बॉन्ड इन विच 2 or more than 2 एटम्स, 2 या 2 से अधिक एटम, ये सेम एलिमेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं H2 की बात करता हूं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एटम हो गया, O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम एटम हो गया, N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम एटम हो गया, CO2 में कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट हो गए, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट हो गए। अमोनिया की बात करता हूं तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं कंबाइंस विथ ईच अदर बाय म्यूचुअल शेयरिंग एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी को क्या कहा जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब एक बात, जैसे मैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंसी बताया था, उसी तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड में कोवैलेंसी होती है। कोवैलेंसी किसको कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की प्रोसेस में किसी भी एलिमेंट का एक एटम
जितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वो उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। ये बात आप ध्यान रखना। तो अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, कोवैलेंसी। ये कोवैलेंसी क्या होती है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की प्रोसेस में किसी भी एलिमेंट का एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वही उसकी कोवैलेंसी कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो उसकी कोवैलेंसी 1। अगर 2 करेगा तो कोवैलेंसी 2, अगर 3 करेगा तो कोवैलेंसी 3, अगर 4 करेगा तो कोवैलेंसी 4, अगर 5 करेगा तो कोवैलेंसी 5 होगी। तो ये देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कंट्रीब्यूटेड by an atom of a given element in formation of covalent bond is called covalency of that atom या that element। ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहीं पे मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं कि जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड के बनाने में जो भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर किसी एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो बच गया, इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो फ्री है, तो उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात और समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसको शॉर्ट में मैं कह रहा हूँ BP इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ। ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ कोवैलेंट बॉन्ड, जो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 एलिमेंट्स के बीच में 4 बॉन्ड है तो ऐसी कंडीशन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके का मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं। इसको शॉर्ट में मैं LP इलेक्ट्रॉन कहूँगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, फ्री रहते हैं, उनको कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स नॉट पार्टिसिपेट या डू नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, उनको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बोला कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोला तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। एक पेयर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनने की प्रोसेस को डिफरेंट एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं। इस बात को आप समझिएगा। मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे रहा हूं कि कैसे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि उस एटम पर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उसकी कोवैलेंसी क्या है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से कोई कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये सारी प्रोसेस हम लोग देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है
और ये सिंपल मॉलिक्यूल कहलाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम हमेशा डुप्लेट पूरा करेगा। अब देखो तो हाइड्रोजन एक एटम हुआ, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम हुआ, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शेयर करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, एक दो इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के, और इस वाले हाइड्रोजन के भी एक और दो इलेक्ट्रॉन हो गए। एक को मैं क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक को डॉट से, किसी को भी क्रॉस किसी को भी डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अलग अलग साइन मैंने क्यों यूज किया है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स में डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला पहले वाले हाइड्रोजन एटम का है, डॉट वाला दूसरे हाइड्रोजन एटम का है, इसलिए। अब आप देखोगे कि यहाँ पर दोनों एटम्स के बीच में सिंगल होता है, वन पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन पे कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन है ना इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूँ और इस कॉलम में मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कोवैलेंसी कितनी होगी, ये कोवैलेंसी भी बनाता हूँ इस तरीके का। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो हो गया। और कोवैलेंसी की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, शेयर कर रहा है, इसलिए कोवैलेंसी हाइड्रोजन एटम की कितनी होगी, 1 होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल सेकेंड में आपको बताने जा रहा हूं, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, और दूसरे वाले में भी 7 होते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, एक 7वां इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन इसके साथ जो था शेयरिंग किया, अब इसके देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, और ये क्लोरीन भी इसके साथ शेयर कर लिया, तो 2 2 4 2 6 2 8, दोनों के ऑक्टेट पूरे हो गए। अब जब दोनों के ऑक्टेट पूरे हो गए तो दोनों के बीच में 1 पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। जब 1 पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे कि इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हर एक क्लोरीन एटम पर फ्री है। और बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर में अगर आप देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड पेयर में, और लोन पेयर में हर एक क्लोरीन पे कितने हैं, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर। तो पूरे मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं बेटा, तो पूरे मॉलिक्यूल पे कितने हो जाएंगे, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के हो गए, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब क्लोरीन का हर एक एटम बॉन्ड बनाने की प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, हर एक क्लोरीन की कोवैलेंसी 1 होगी। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 3 अगर हम लोग देखते हैं तो ये O2 का मॉलिक्यूल हुआ। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये देखिए ये ऑक्सीजन हो गया। इस बार इसके इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से दिखा देता हूं, 2 2 4, और यहाँ पे देखिए 2 6। एक दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे। इसको क्रॉस से 2 2 4 और 2 6। अब अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐसे शेयर कर लिया तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। और ये ऑक्सीजन भी इसके साथ शेयर किया बेटा, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में डबल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हर एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्ड पेयर में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर में टोटल अगर आप देखोगे तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। और लोन पेयर अगर देखते हैं पूरे मॉलिक्यूल पर, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर। तो यहाँ पर ये देखिए 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 लोन पेयर का मतलब कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल। ये देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन, या हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन का हर एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन।
तो हर एक ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन कहेंगे या फिर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। एक मैं आपको और एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल 4। जैसे अगर हम लोग नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि नाइट्रोजन के हर एक एटम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। नाइट्रोजन के दूसरे एटम को भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो 3 पेयर के बीच में शेयरिंग होगी। अब ये देखिएगा कैसे होगा। ये नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3, ये 5 हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर 1 2 3, ये हो गया बेटा। अब अगर इस तरीके की बातें हो गई तो ये क्या करेंगे, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, और ये क्या होगा बेटा, इसके साथ शेयर कर लेगा। तो यानी कि नाइट्रोजन में देखें 3 3 6 2 8 हो गया। फिर यहाँ पे देखें ये 3 3 6 2 8 हो गया बेटा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये देखिए, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन हो गया, इस नाइट्रोजन पे यहाँ पर भी एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है। यानी कि पूरे मॉलिक्यूल पर 2 लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और टोटल ट्रिपल बॉन्ड बना है। तो ट्रिपल बॉन्ड बना है तो ऐसी कंडीशन में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये देखिए, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए, लेकिन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब नाइट्रोजन का हर एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी देखेंगे तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होगी, 3 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताने जा रहा हूं, उन एग्जांपल्स को भी ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल बताए, चारों एग्जांपल वो सेम एलिमेंट के एटम्स के बीच में बताया, जैसे H2 Cl2 O2 N2, इनके बीच में। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताने जा रहा हूं जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के बीच में है। अब आइए देखते हैं वो कौन से एग्जांपल्स हैं। कुछ ऐसे भी एग्जांपल देखें, जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल हुआ। और ये सिंपल सा एग्जांपल क्या है, CH4 मॉलिक्यूल का, जो आप 9th-10th क्लास से पढ़ते आए हो, मीथेन के मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लूँ, कॉलम बना लूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल में है। फिर मैं यहाँ पे ये कोवैलेंट बॉन्ड दिखाता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये शॉर्ट में मैं इसको BP इलेक्ट्रॉन्स कर देता हूँ, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को। ये देखिए BP इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने प्रेजेंट हैं, ये बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कोवैलेंसी, कि इनकी कोवैलेंसी कितनी होगी। ये बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो एक एक मॉलिक्यूल देखेंगे। ये देखिए, ये एक एक मॉलिक्यूल हम लोग देखेंगे। ये मैंने एक कॉलम बना लिया। जैसे 5वां एग्जांपल मैं लेता हूं। ये एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, CH4 मॉलिक्यूल मीथेन का। आप जानते हो कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। और इसको स्टेबल होने के लिए, यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के हर एक एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए, कार्बन हो गया। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसको हम डॉट से दिखा रहे हैं, और क्रॉस से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखाया। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, हर एक हाइड्रोजन एटम अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। ये देखिए बेटा, डुप्लेट पूरा कर लिया, और ये भी डुप्लेट पूरा कर लिया।
अब कार्बन क्या करेगा कि इन सबके साथ होता है इस तरीके से कंबाइन करेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। और कार्बन के कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो था सिंगल बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सेंट्रल एटम पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम पे भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यानी कि बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 0 हो गए। अगर हम लोग बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होंगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे बेटा ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड है, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड है और हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 2 4 2 6 2 8 है। तो ऐसी कंडीशन में टोटल जो था बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर अगर हम लोग लोन पेयर की बात करते हैं तो कार्बन पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और हाइड्रोजन पे भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। अब हम लोग कोवैलेंसी की बात करते हैं तो कार्बन का एक एटम कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, देखिए क्रॉस से 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के हर एक एटम का डॉट वाला है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी कंडीशन में आप कार्बन की कोवैलेंसी की बात करते हैं तो इसका 4 हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजन की कोवैलेंसी की बात करते हैं बेटा तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी की कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। कार्बन की कोवैलेंसी 4 होगी और हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 6th एग्जाम्पल। जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। अगर इस CO2 मॉलिक्यूल्स में मैं आपको दिखाता हूं तो देखिएगा ये कार्बन हो गया और इसके साथ जुड़े हुए 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया बेटा और ये ऑक्सीजन हो गया। कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कि मैंने डॉट से दिखाया है, ये देखिए डॉट से। और ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। तो ये देखिए इसके इलेक्ट्रॉन को मैं 2, ये यहाँ पे 2 4 और ये 2 6 दिखा रहा हूँ, और सेम चीज़ यहाँ पर 2 2 4 और 2 6 दिखा रहा हूँ। अब ये देखेंगे तो 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। और कार्बन की बात करता हूँ तो 2 डॉट 4 और 2 क्रॉस 6 और 2 क्रॉस ये 8 हो गया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, ये ऑक्सीजन भी देखिए इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। और ये कार्बन ये इनके साथ जो था यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। यानी कि अगर हम लोग इसको देखेंगे तो कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। क्यों डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, क्योंकि इनके बीच में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर 1 पेयर शेयरिंग होती तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 पेयर शेयरिंग हो रहा है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, अगर 3 पेयर शेयरिंग होगा तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ये देखिए दिखाई दिया। अब अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यानी कि टोटल 4 बॉन्ड है। तो 4 बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बॉन्ड पेयर के, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं तो कार्बन पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, लेकिन हर एक ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, यानी कि टोटल जो था 4 लोन पेयर बचा। 4 लोन पेयर का मतलब जो था 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। अब मैं इसकी कोवैलेंसी की बात करता हूं तो अगर आप कार्बन देखो तो कार्बन का एक एटम 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका डॉट स्ट्रक्चर वाला है। और ऑक्सीजन का हर एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होगी और कार्बन की कोवैलेंसी 4 होगी बेटा। यहीं पर एक एग्जांपल आपको और बताने जा रहा हूं, 7वां एग्जांपल देखिए। जैसे अमोनिया हो गया, NH3 हो गया। इस अमोनिया में आप देखोगे तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं। ये देखिए कैसे, ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 2 3 4 5, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा रहा हूं। 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करेगा इस तरीके से, ये भी हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करेगा इस तरीके से, ये भी हाइड्रोजन
डुप्लेट पूरा करेगा इस तरीके से। अब अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये देखिए नाइट्रोजन जो तक किस तरीके से ये ऐसे शेयर करेगा। तो अगर नाइट्रोजन में देखा जाए तो नाइट्रोजन में 2 2 4 2 6 2 8 हो गया और हर एक हाइड्रोजन एटम का डुप्लेट पूरा हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये नाइट्रोजन पे ये अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, बाकी ये हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें टोटल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 है, 3 बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम लोन पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए पूरे मॉलिक्यूल पर। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब जो था हम लोग कहेंगे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का एक एटम बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बेटा? 1 2 3। ये 3 ही कर रहा है, लोन पेयर नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? ये 3 हो जाएगी। और हाइड्रोजन का हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बताया कि किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद मैं आपको कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स ये पढ़ाने जा रहा हूं, और कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी को मैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर करके पढ़ाऊंगा। ये देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं फिजिकल स्टेट के रिगार्डिंग, कि ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है या गैस के फॉर्म में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड मोस्टली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड और गैसेस स्टेट में बहुत रेयरली ही होते हैं। जबकि आप यहाँ पे देखोगे कि जो कोवैलेंट कंपाउंड हैं वो तीनों फेज में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ कि एग्जिस्ट इन all three physical states, और तीनों फिजिकल स्टेट्स क्या होंगे बेटा? जैसे आप देखोगे ये सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सॉलिड फॉर्म का अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो सॉलिड फॉर्म का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे फास्फोरस का मॉलिक्यूल हो गया, सल्फर का मॉलिक्यूल हो गया, आयोडीन का मॉलिक्यूल हो गया। ये सारे के सारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये सभी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में जैसे कि ये वाटर है, देखिए ये लिक्विड फॉर्म में है। ये ब्रोमीन है बेटा, ये भी जो था लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो था गैसेस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। गैसेस स्टेट में तो बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे H2 मॉलिक्यूल, O2 का मॉलिक्यूल, N2 का मॉलिक्यूल, Cl2 का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ये सारे के सारे गैसेस स्टेट में। यानी कि कहने का मतलब है कि कोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में तीनों में एग्जिस्ट करते हैं। फिर अगर हम लोग अगली बात करते हैं, जैसे अगर हम लोग इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ये MPT मतलब मेल्टिंग पॉइंट और BPT का मतलब क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के कंपेयर में बहुत कम होता है। क्यों बहुत कम होता है बेटा? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, कैटायंस एंड आयंस, जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। जबकि कोवैलेंट कंपाउंड्स में इस तरीके के आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लोअर देन किसके कंपेयर में? आयनिक कंपाउंड के कंपेयर में। और क्यों कम होता है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता है, कैटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर अगली बात अगर हम लोग बात करें, जैसे कि यहाँ पे इनके सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कंपाउंड्स जनरली नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कि जनरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको कहते हैं?
नॉन पोलर सॉल्वेंट तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को कहते हैं। ये देखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो गया, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया बेटा, ये देखिए एथेनॉल हो गया, जैसे एसीटोन हो गया, ये CH3COCH3, ईथर हो गया, ये देखिए CH3OCH3, इन सब में सॉल्युबल हो जाते हैं। और पोलर सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, लगभग न के बराबर होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जनरली जो कैसे होते हैं बेटा, लेसर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी या तो होगी नहीं, और अगर होगी भी तो बहुत कम होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जो जैसा होता है उसी वातावरण में घुल मिल जाता है। चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जितने भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको नॉन पोलर बोला जाता है बेटा, और आयनिक को पोलर बोला जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। फिर अगर हम लोग इसकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इनके कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ये देखिए ये जनरली बिहेव्स एज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। इंसुलेटर का मतलब नॉन कंडक्टर हुआ। ये देखिए ये नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और नॉन कंडक्टर की तरह क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जो सब्सटेंस आयन का फॉर्मेशन करते हैं, कैटायंस एनायंस इजीली बना लेंगे, वही ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन ये जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। मैं लिख देता हूँ, नॉट फॉर्म्स आयंस, ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये इतनी बातें हो गई, ये मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बताया। कुछ आगे की प्रॉपर्टी भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगली कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उन कोवैलेंट कंपाउंड्स में आप देखोगे तो नॉन आयनिक रिएक्शंस होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर इनके हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं, या मैं इसी को कह दूं केमिकल रिएक्शन की बात कहूं, तो इनमें केमिकल रिएक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है, और ये मॉलिक्यूल्स नॉन आयनिक होते हैं। ये देखिएगा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं देखूं कहूं कि 2H2 प्लस O2 ये आपस में रिएक्ट करके 2H2O बनाते हैं, तो हाइड्रोजन भी न्यूट्रल है, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है, इस पर कोई हिडन चार्ज नहीं है। इसी तरीके से मैं अगर दूसरा एग्जांपल देता हूं बेटा, तो ये देखिए N2 प्लस 3H2 ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, 2NH3 बनाएंगे। तो ये देखिए नाइट्रोजन न्यूट्रल है, हाइड्रोजन भी न्यूट्रल है, इन दोनों पर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, कि इसमें जो रिएक्शंस पाए जाते हैं वो रिएक्शन कैसे होते हैं, न्यूट्रल रिएक्शंस होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शंस होते हैं। और ऐसे रिएक्शंस को हम लोग आयनिक एक्सचेंज रिएक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम लोग नॉन आयनिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ नॉन आयनिक रिएक्शंस, ये बात आप ध्यान रखिएगा बेटा, ये इसको नॉन आयनिक रिएक्शंस भी कहते हैं। यहीं पर मैं नोट करते हुए एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उन आयनिक कंपाउंड्स में जो रिएक्शन होता है वो आयनिक एक्सचेंज रिएक्शन हो सकता है। तो आप ये देखो, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उन आयनिक कंपाउंड्स में जो रिएक्शन होता है वो आयनिक एक्सचेंज रिएक्शन भी कहलाता है। आयनिक एक्सचेंज रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये सोडियम क्लोराइड है और ये सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है। ये भी आयनिक कंपाउंड है और सिल्वर नाइट्रेट भी आयनिक कंपाउंड है।
जब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3 बनेगा, और AgCl बनेगा, ये सिल्वर क्लोराइड बनेगा। इस तरीके के रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट होता है और ऐसे रिएक्शंस को हम लोग आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों आयन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में जो कैटायंस और एनायंस है इनका आपस में एक्सचेंज हो जाता है, एक दूसरे के पार्टनर को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रेट पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो Na+NO3 के साथ आ जाएगा और Ag+Cl- के साथ होगा, तो दोनों एक दूसरे के पार्टनर को एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे रिएक्शंस को आयनिक एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं, जिनमें आयन की अदला बदली हो जाती है, एक्सचेंज हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? आयनिक कंपाउंड्स की होती है, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड्स में आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देगी। फिर अगली प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की देखें, जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स में आप देखोगे कैटिनेशन पाया जाता है, एलोट्रॉपी पाया जाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, और आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। तो इनमें क्या पाया जाता है? इनमें कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कहते हैं। ये देखिए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसमें सेम एलिमेंट के बहुत सारे एटम आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हो गई। ये देखिए बेटा, इसी तरीके से इनमें पाया जाता है आइसोमेरिज्म पाया जाता है, ये आइसोमेरिज्म भी पाया जाता है, तो कैटिनेशन पाया जाएगा, आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। ये प्रॉपर्टी इन्हीं में पाया जाता है। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? ये प्रॉपर्टी कोवैलेंट कंपाउंड्स में पाई जाती है, आयनिक कंपाउंड्स में नहीं पाई जाती है। जैसे अगर मैं कैटिनेशन की बात करता हूँ तो फास्फोरस के 4 एटम मिलकर P4 बनाते हैं, सल्फर के 8 एटम मिलकर जो है S8 बनाते हैं। सल्फर के भी कई सारे डिफरेंट फॉर्म होते हैं। फिर देखिए जो है कार्बन के कम्बिनेशन से क्या बनता है बेटा? कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है डायमंड है, कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है क्या है बेटा? ग्रेफाइट है। ये देखिए ग्रेफाइट है, ये आपको दिखाई दिया। आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाती है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो ये देखिए, ये CH3 CH2 OH है, ये एल्कोहल है, इसको एथिल एल्कोहल या एथेनॉल कहेंगे। और इसी तरीके से CH3O CH3 हो गया बेटा, इस कंपाउंड को हम लोग ईथर कहेंगे, ये मिथॉक्सीमीथेन कहलाता है, यूपीएससी नेम है। अगर हम लोग इसमें देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे? 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे देखिए इसी को मैं कंडेंस फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो C2 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया बेटा, ये C2H6 हो गया। यहाँ पे देखें तो 1 कार्बन 2 कार्बन, ये देखिए बेटा ये C2 हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। 3 3 6 हाइड्रोजन, ये C2H6 हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया बेटा। तो आप देखो कि यहाँ पे जितने कार्बन, जितने हाइड्रोजन, जितने ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, उतने ही कार्बन, उतने ही हाइड्रोजन, उतने ही ऑक्सीजन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके बाद मैं इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। अगला और लास्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्रॉपर्टी है कि जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका नेचर डायरेक्शनल होता है। तो आप देखोगे कि जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये देखिए, अगर हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स, तो इनका नेचर कैसा होता है? इनका डायरेक्शनल नेचर होता है बेटा। डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल या कोवैलेंट कंपाउंड में जो उसका पार्टनर एलिमेंट है, ये अपने पार्टनर एलिमेंट को जल्दी चेंज नहीं करते हैं। जैसे वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो जहां तक कोशिश होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रहता है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रहता है, ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ रहता है एकदम लास्ट स्टेज तक बेटा। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन के साथ रहता है, हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन के साथ रहता है, जहां तक पॉसिबल हो सके।
यानी कि ये एक दूसरे के लिए बने होते हैं, इनका नेचर डायरेक्शनल नेचर होता है। जैसे अपने इंडियन कल्चर में शादी ब्याह में कहा जाता है ना कि 7 जन्मों का रिश्ता है। अगर अरेंज मैरिज हो रहा है तो कहा जाता है कि 7 जन्मों का रिश्ता है, मतलब इस जन्म में तो तुमको नोचेंगे ही, अगले जो था 7 जन्म तक नोचते रहेंगे। तो यानी कि एक दूसरे के लिए, फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करता है। तो ये नेचर क्या कहलाता है बेटा? डायरेक्शनल नेचर कहलाता है। और जब एक बार अरेंज मैरिज हो जाती है तो तुम देखते हो कि जो कपल्स होते हैं, पत्नी जो है पति को ही प्यार करता है, चाहे पति जो है छोटा हो, मोटा हो, गोरा हो, काला हो, और पति भी जनरली अपने पत्नी को ही प्यार करता है ना। अगर पड़ोसन बहुत खूबसूरत नहीं है तो उसको नहीं देखता है ना। तो ये जो नेचर होता है एक दूसरे के लिए डेडिकेशन, ये डेडिकेशन क्या कहलाता है बेटा? इसको डायरेक्शनल नेचर कहते हैं। तो इसका नेचर डायरेक्शनल होता है और यही कारण है कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। देखना, थर्मल स्टेबिलिटी इज हायर देन कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड के कंपेयर में हायर होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये H2O है, इस वाटर के ऊपर जितना भी अत्याचार करो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखोगे तब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ रहेंगे। इसको जो था माइनस टेम्परेचर पर रख दो बेटा, इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ ही साथ रहते हैं। इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर के टेम्परेचर पे गर्म कर दो बेटा, तब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इवन आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो जहां पर लाखों केल्विन टेम्परेचर, हजारों केल्विन टेम्परेचर होता है बेटा, तब भी H+ और OH- बनता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन में OH- में ऑक्सीजन हाइड्रोजन फिर भी साथ साथ हैं। तो मैंने क्या बोला कि जहां तक हो सके ये एक दूसरे का साथ निभाते हैं। इस नेचर को कहते हैं बेटा डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे, अगर CO2 की बात करते हैं तो CO2 जो था नॉर्मल टेम्परेचर पर भी जो था कार्बन ऑक्सीजन दोनों साथ रहते हैं, देख रहे हो बेटा। और जब एटमॉस्फेयर में जब ऊपर जाते हैं तो देखो वहां पे कितना टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा होगा, हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते इतने टेम्परेचर पर, तब भी CO2 में कार्बन ऑक्सीजन साथ नहीं छोड़ता है बेटा। तो इनका नेचर कैसा हुआ? डायरेक्शनल नेचर हुआ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। ये मैंने आपको कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी बताया। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाने जा रहा हूं, और वो टॉपिक जो क्या है, उस टॉपिक को हम लोग कहेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं, एक पोलर कंपाउंड होता है, दूसरा नॉन पोलर कंपाउंड होगा। तो आइए अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। और ये जो कोवैलेंट कंपाउंड के टाइप है, ये किसके बेस पर बताने जा रहा हूं बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ये पोलैरिटी के बेस पर बताने जा रहा हूं। जैसे अगर मैं आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में कंपेयर करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि आयनिक कंपाउंड हमेशा पोलर होता है, क्योंकि उनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और उसके कंपेयर में मैं कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कहूँगा, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन 2 या 2 से अधिक नॉन मेटल के आपस में कम्बिनेशन से होता है। तो नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना अधिक नहीं होता है जितना आयनिक कंपाउंड्स में होता है। लेकिन जब हम लोग डीप में देखते हैं, डेप्थ में देखते हैं, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स को भी हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी। एक होता है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल, और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट या मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब ये देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, ये कोवैलेंट कंपाउंड है और इस कोवैलेंट कंपाउंड को हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी हो गया जिसको कहेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स या कोवैलेंट कंपाउंड, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, नॉन पोलर। और दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको हम लोग कहेंगे पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की कहेंगे या पोलर कोवैलेंट कंपाउंड की कहेंगे। ये बात आप ध्यान रखोगे। जब हम लोग बोल रहे हैं कि नॉन पोलर, तो नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ
कि दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है, कोई डिफरेंस होगा ही नहीं। जबकि जब मैं पोलर कह रहा हूं तो दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड इस तरीके के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बिटवीन सेम एटम्स, एलिमेंट के सेम एटम के बीच में होता है। ये देखिएगा, बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि इसमें आप देखोगे यहां पर क्या होगा, बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, भूलिएगा मत। यहां पे मैंने आपको क्या बताया, इट इज फाउंड बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इट इज फाउंड बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ सर्टेन वैल्यू होगी। अब मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे बेटा अगर मैं बात करता हूं, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, इसकी भी 2.1 होती है। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा बेटा, जीरो हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, जैसे ये O2 का मॉलिक्यूल हुआ, तो O2 के मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की 3.5, इस ऑक्सीजन की भी 3.5, 3.5 में से 3.5 जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, जीरो। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो होगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं N2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो N2 मॉलिक्यूल्स में इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, इसके भी 3.0, 3.0 में से 3.0 जाएगा तो जीरो हो जाएगा। यानी कि यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। तो इस तरीके के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो या दो से अधिक सेम एलिमेंट के एटम से बने होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, नॉन पोलर। जैसे ये सब तो डायटोमिक हो गया। अगर मैं जो तब पॉलीएटॉमिक की बात करता हूं बेटा, तो P4 हो गया बेटा, ये S8 हो गया, जहां पे नंबर ऑफ एटम्स दो से अधिक हैं लेकिन सारे के सारे सेम हैं। यहाँ पे 4 फास्फोरस के एटम है, यहाँ पे 8 हैं। तो ये सब भी ऐसे जो तब मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो ये इस तरीके के मॉलिक्यूल्स किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, नॉन पोलर में। फिर अगर हम लोग यहाँ पे पोलर की बात करते हैं, तो पोलर में अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं HCl की बात करूं तो यहाँ पे जानते हो आप, हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन का 2.1 होता है, क्लोरीन का 3.0 हम मान रहे हैं। तो 3.0 में से 2.1 जाएगा तो कितना वैल्यू बचेगा, 0.9। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो गया, 0.9 का हो गया। आपको हमेशा बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को डिडक्ट करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है, याद रखना। जैसे अगला एग्जांपल में बात करता हूँ, ये H2O मॉलिक्यूल है। अगर H2O मॉलिक्यूल देखेंगे बेटा तो ये ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन का 2.1, हाइड्रोजन का 2.1। तो ऐसा नहीं करना है कि 2.1 प्लस 2.1 जो था प्लस करना है, नहीं बेटा, किसी एक ही एटम का लिया जाता है। तो 3.5 में से 2.1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 1.4 का होगा बेटा, 1.4 का होगा। इसी तरीके से अगर मैं CO2 मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन का 3.5, इस ऑक्सीजन का भी 3.5। फिर से आपको 3.5 और 3.5 ऐड नहीं करना है बेटा, याद रखना। सेम एलिमेंट के चाहे जितने एटम हो, एक ही एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेना है। अगर 3.5 में से 2.5 को माइनस करेंगे बेटा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1.0 का होगा।
तो यानी कि आप इन सभी एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जो दो अलग अलग एलिमेंट के एटम से मिलकर बना है, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, सर्टेन वैल्यू कुछ ना कुछ होगी बेटा। ऐसी कंडीशन में इस तरीके के कोवेलेंट मॉलिक्यूल को पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। आज इस तरीके से मैंने आपको आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ाया कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन आप कैसे काउंट करोगे बेटा, है ना। फिर मैंने आपको कोवेलेंसी बताया, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कोवेलेंट कंपाउंड भी दो तरीके के होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया, आप सीख पाए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए विद योर कलीग्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, जूनियर्स के साथ, सीनियर के साथ, और आप अपनी पढ़ाई को ऑन रखिए।